नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 27 मई 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें इनको रिवाइज करने का भी, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आपको दिमाग में ये हिंट तो हो जाता है कि संबंधित करंट अफेयर्स है, लेकिन रिवीजन एक 7 दिन में या 3 दिन में या 5 दिन में जैसे भी आप करते हैं वो करते रहिए, ताकि आपको जो है एग्जाम के टाइम में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। उससे पहले आप सभी लाभ उठा सकते हैं हमारी गुलदस्ता करंट अफेयर्स की बुक का। 35 रुपये की ये बुक हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल है। एक ही बुक में दोनों लैंग्वेज के प्रश्न हमने दिए हैं, तो आपको समझ में, कई छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंग्लिश के हैं। तो पिछले माह का अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स इस बुक में है। हर महीने ये बुक आती है जो कि आपको आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री पर हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं। हिंदी में एसआई के लिए और आरएस के लिए कोर्स हमारा चल रहा है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में जो है दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा एक फोटो जो है अपलोड की गई ट्विटर पर, और उसमें एक आंख जैसी आकृति को दिखाया गया। इस आकृति को कहा जाता है रिचर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइंटिस्टों की जो वैज्ञानिक है उनकी भाषा में इसको रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस तरह के वर्ड्स पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक भू आकृति है। आपको बताना है ये कौन से एक महाद्वीप में पाई जाती है। तो अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली ये आकृति अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाई जाती है और इसको रिचर्ड स्ट्रक्चर या सहारा की आंख या फिर अफ्रीका की आंख के नाम से जाना जाता है। चलिए इस पर थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। दरअसल सहारा रेगिस्तान के धरातल पर बनी इस आकृति को मॉरिटेनिया की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी क्षेत्र में स्थित है और अफ्रीका में है, इसलिए अफ्रीका की आंख कहा जाता है। ये क्या है, एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर एक पठार हुआ करता था गुंबद के आकार में। एक पठारी क्षेत्र था और आप जानते हैं सहारा में काफी तेज धूल भरी आंधियां चलती है, तो लगातार जो कटाव हुआ उस कटाव की वजह से अब सिर्फ गोलाकार परत दर परत गड्ढा इसमें बना रह गया। मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर आचुलियन या एशुलियन जिसको हम बोलते हैं, पुरातात्विक कलाकृतियों का गढ़ भी इसको कहा जाता है। एशुलियन कुल्हाड़ियां मिलती थी सबसे पहले फ्रांस में, हमको मिलती है। एशुलियन एक काल है, ठीक है, जिसको हम जोड़ते हैं लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक काल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो निम्न पुरापाषाण काल है, लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के उससे पूर्व का जितना भी काल है उसको हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 कालों में बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और उसके बाद नवपाषाण काल, जब खेती की शुरुआत होती है। तो अलग अलग दौर में ये वो दौर था जिस दौर में जो है मनुष्य एक खानाबदोश जिंदगी जंगलों में रहकर बिताता था और शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो पत्थर की उपलब्धता थी और इसीलिए यहाँ पर ऐसे बहुत से हथियार और औजार मिले हैं जिनका निर्माण एशुलियन काल में जो है किया गया था। तो होमो इरेक्टस जो हमारे मनुष्य का एक वर्जन था उसके द्वारा इन्हें बनाया गया था। तो कुछ ऐसा ये चित्र दिखाई देता है अगर अंतरिक्ष से देखा जाए। ये बादल है, ठीक है, ये जो है बादल है और ऊपर से ली गई ये फोटो जो आंख की तरह दिखाई देती है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कटाव होकर के, और ये डिजाइन जो है ना हमारी आंख का जो रेटिना होता है उसकी तरह ये डिजाइन यहाँ पर बन गया है। तो पूरे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और यूरोप में निचले पुरापाषाण युग के दौरान एशुलियन उपकरणों का उत्पादन हुआ। बहुत से पत्थर के उपकरण हमारे यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पूर्व की सभ्यताओं में और अन्य अन्य क्षेत्रों से मिलते हैं। खास करके आप देखते हैं दक्षिण भारत से भी, उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर के गुजरात, हर एक स्थान पर हमको ये पत्थर मिलते हैं। सहारा रेगिस्तान की आंख यानी रिचर्ड स्ट्रक्चर में कई तरह के पत्थरों का जमावड़ा है। यहाँ पर रियोलिटी जो पत्थर है वो भी मिलता है जो कि किसी समय लावा के साथ बहकर आए थे। इसी तरह से एक और पत्थरों के प्रकार है ग्रेबोस, कार्बनटाइटिस और किम्बरलाइटिस। ये सारे के सारे हमको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों हाल ही में एक नियुक्ति की गई केंद्रीय जांच ब्यूरो, अर्थात जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके नए प्रमुख के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को जो है क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी है उनके महानिदेशक थे और अब उन्हें जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया प्रमुख बना दिया है।
सीबीआई के अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा को अभी ये पद दिया गया था, वो निदेशक के रूप में काम कर रहे थे और अब जो है सुबोध कुमार जायसवाल इस पद पर काम करेंगे। 22 सितंबर 1962 को इनका जन्म हुआ और 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी ये हैं। महाराष्ट्र कैडर में ये रहे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में भी इन्होंने काम किया था। 9 साल तक इन्होंने रिसर्च और एनालिसिस विंग में भी अपना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, अपनी सेवाएं दी। रॉ में रहते हुए 3 साल तक अतिरिक्त सचिव के रूप में इन्होंने काम किया और महाराष्ट्र एटीएस सहित कई आतंकवादी निरोधी अभियान जो है उनमें ये काम कर चुके हैं। इन्हें 2009 में अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक भी दिया गया था। तो ये सिंपल सी कुछ जानकारी है इनके जीवन के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक शब्द बहुत चर्चा में रहा जब दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जो है उसकी शुरुआत की गई। दरअसल ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन टीकाकरण के दौरान लोगों की भीड़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए की गई एक मुहिम है जिसकी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। तो महाराष्ट्र के मुंबई में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का शुरुआत किया गया ताकि जो टीकाकरण करवाने आने वाले लोग हैं या उनको जो है बिना उतरे बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी में बैठे हुए ही जो है उनका टीकाकरण कर दिया जाता है। तो इसके लिए सेंटर बनाया गया हाल ही में दिल्ली में, तब ये चर्चा में भी आया काफी। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षित टीकाकरण करने के लिए, क्योंकि 18 से 45 वर्ष के युवा जो है बहुत उत्साहित हैं और बहुत ज्यादा टीकाकरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसे शुरू किया गया। तो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में भी लागू हो चुकी है। सबसे पहले मुंबई के दादर में इसकी शुरुआत हुई थी। मुहिम में लोगों का कार में बैठे बैठे ही टीकाकरण किया जा रहा है, यानी कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए उन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है ताकि संक्रमण ना फैले। 1 मई से 18 प्लस वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ और भीड़ इकट्ठी हो रही थी, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। बिल्कुल सिंपली आप याद रख सकते हैं, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत महाराष्ट्र के मुंबई से हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर बात कर लेते हैं। हाल ही में दोस्तों वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया आपके कजाकिस्तान के ताशकंद में और इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से एक वेट लिफ्टर अंचिता श्योली जो है उन्होंने रजत पदक जीता 73 किग्रा वर्ग में। तो 73 किग्रा वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। 2 खिलाड़ियों में से एक ने रजत पदक जीता, जबकि एक अन्य भारतीय खिलाड़ी जेरेमी लालरिनुंगा, जिनसे काफी उम्मीद थी, वे मात्र कुछ ही पॉइंट्स की वजह से चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए और इसके साथ ही ओलंपिक का टिकट भी नहीं कटा पाए। तो अगर बात करें अंचिता श्योली की, तो इन्होंने 19 साल की खिलाड़ी हैं और स्नैच में 141 और क्लीन एंड जर्क में 172 किग्रा से उठा करके कुल 313 किग्रा वजन उठाया और सेकंड स्थान पर आए। ये इनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के ये स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। पिछले महीने एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने 309 किग्रा बनाया था और अब जो है 313 किग्रा उठा करके इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हाल ही में विकसित देशों के लिए रिकोशे प्रभाव के संकट की बात की? ये शब्द जो है ये अभी हाल ही में प्रचलन में आया जब आईएमएफ की मुखिया क्रिस्टीनिया जॉर्जिया द्वारा जो है इस शब्द का उपयोग किया गया। तो यहीं से ये शब्द सामने आया। आप इसको समझ लेते हैं कि इस शब्द के मायने क्या है और ये शब्द क्या कहना चाहता है। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी की वजह से सभी देशों का फोकस अर्थव्यवस्था में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए है। इसके लिए बहुत से लॉकडाउन लगाए गए और इसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से गिरावट आई है, उत्पादन में कमी हुई है, निर्यात में कमी हुई है। ऐसे में बहुत से देशों को अन्य बाहरी देशों से कर्ज भी लेना पड़ा है। तो कहा गया है कि महामारी से प्रेरित जो आर्थिक संकट है, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए जो विकासशील देशों का संघर्ष है वो विकसित दुनिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? दरअसल जितने भी बड़े संगठन हैं और जो लोन दिए जाते हैं वो ज्यादातर बड़ी कंट्रियों द्वारा, विकसित देशों द्वारा दिए जाते हैं। अब इस समय एक संकट ये आ गया है कि विकसित देश जो हैं वे लोन तो दे रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो रही है और ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, जबकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट हो रही है। तो कल को ये सामना एक संकट आ सकता है कि ये देश समर्थ ही नहीं हो पाएंगे उस लोन को चुकाने में, ठीक है। तो ऐसे में ये कहा गया है आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, कि भाई विकसित देश जो हैं वो टीकों की बेहतर और न्याय संगत पहुंच बनाएं
और न्याय संगत रिकवरी। न्याय संगत मतलब कि जितना, अब इस समय की स्थिति में ऐसा तो है नहीं कि पूरा, हम भी तो कहते हैं ना कि पैसा अगर डूब रहा हो तो इससे बढ़िया है कि हम मूल को ही ले लें, ब्याज को छोड़ दें। तो इसी तरह से उन्होंने एक सलाह दी है कि भाई विकसित देशों को ये देखना चाहिए कि लोगों तक समान रूप से टीके की पहुंच हो, ठीक है, और दूसरा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सहारा भी दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो रिकोशे इफेक्ट या रिकोशे प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो आईएमएफ के अध्यक्षा ने इन्हें इसे रिकोशे इफेक्ट कहा। रिकोशे शब्द का मतलब क्या है, इसको राइको चैट बोल दीजिए आप या कुछ भी बोल दीजिए, मैंने ट्रांसलेट किया तो रिकोशे ही मुझे मिला है। रिकोशे का मतलब होता है सतह से टकराकर दिशा बदलना। दरअसल फायरिंग के दौरान इस शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी भी गन से फायरिंग की जाती है तो सामने जो स्ट्रक्चर है उससे टकरा करके और गोली के किसी और दिशा में जाना, मतलब वो सतह इतनी मजबूत है कि उसको भेद नहीं पाती और वो गोली टकरा कर किसी और जगह चली जाए और किसी न किसी को चोट पहुंचा सकती है, तो वापस भी आ जाए या फिर आसपास किसी जानवर, किसी व्यक्ति, किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए फायरिंग का मैनुअल जो होता है उसमें एक बात कही जाती है कि कोई भी सतह जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वहां पर कभी भी फायरिंग नहीं की जाती। जैसे कि आप किसी ऐसी मजबूत पत्थर की चट्टान पे फायरिंग करेंगे तो हो सकता है गोली टकरा करके वापस आ जाए, या बहुत सी लोहे की मोटी परतें हो, तो इसलिए चूंकि वो गोली टकरा करके खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है, तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो नीतियां अभी विकसित देशों की रहेंगी उन पर निर्भर करेगा कि कहीं वो रिकोशे इफेक्ट में ना आ जाए, कहीं पर वापस से प्रभाव उन्हीं पर ना पड़ जाए। तो आईएमएफ की वर्तमान प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है बल्गेरियाई की अर्थशास्त्री क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। 1 अक्टूबर 2019 से वो है। आईएमएफ में बात करें तो गीता गोपीनाथ जो कि 1 अक्टूबर 2018 से मुख्य अर्थशास्त्री बनी है, वे भी भारत की ओर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों आज के कुछ छोटे मोटे प्रश्न जिन पर मैंने चर्चा की। उम्मीद है पसंद आए होंगे, तो बता दीजिए कैसे कि सर हमें अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाभ उठाइए हमारे कोर्सेज का। और इस पूरे कोरोना काल में सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य धारण कीजिए, निरंतरता बनाए रखिए। अध्ययन से बढ़कर कोई और बेहतर रेमेडी किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। तो बस अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अध्ययन करते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।